Hello everyone, welcome to our daily current affair program, exclusive initiative by Nirnay IAS. So in today's daily current affair program, we have first article from International Relation, that is SCO Summit. SCO Summit, that means Shanghai Cooperation Organization Summit. तो इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर पाकिस्तान गए हुए हैं एससीओ के समिट को अटेंड करने के लिए, और सुषमा स्वराज जी के बाद वो पहले ऐसे फॉरेन मिनिस्टर हैं जो पाकिस्तान में गए हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बात होनी ही थी। तो हमारा जो फोकस रहेगा वो एससीओ को समझने पे रहेगा, क्योंकि एससीओ एक ऐसा ग्रुप है जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, रशिया और चीन, ये चारों कंट्रीज मेंबर हैं, राइट। तो 2017 में इंडिया ने एससीओ को ज्वाइन किया था, और उससे पहले कुछ कंट्रीज के साथ एससीओ को मिलकर चाइना और रशिया ने बनाया था। एससीओ को पहले नेटो के अपोजिशन में देखा जाता था, लेकिन अब जो है एससीओ ने मल्टीपल ऐसे कॉपरेशन के सेक्टर्स हैं जिस पे काम करना स्टार्ट कर दिया है। डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है बोन ऑसिफिकेशन के बारे में है। तो बोन ऑसिफिकेशन होता क्या है, यू कैन रिलेट इट टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। साथ में बोन ऑसिफिकेशन प्रोसेस का लीगल प्रोसीडिंग्स में क्या यूज है, कोर्ट में इसका क्या यूज है, एंड सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोसेस के बारे में क्या कहा है, इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल। नेक्स्ट हम अपना मूव ऑन कर जाएंगे इकोनॉमी वाले सेगमेंट पर, जहां हमारे पास आर्टिकल है वर्ल्ड फूड डे 2024। तो 16 ऑफ अक्टूबर हम वर्ल्ड फूड डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इंडिया के अंदर आपको पता है कि फूड की अवेलेबिलिटी को लेकर हमने एक राइट दिया हुआ है अपनी पॉपुलेशन को। वी ऑलरेडी हैव अ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, लेकिन इसके बावजूद अभी भी इंडिया की ऑलमोस्ट 3% पॉपुलेशन ऐसी है जिसको 2 वक्त का खाना रेगुलरली नहीं मिलता है। तो कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस हैं, एंड व्हाट शुड बी अ सॉल्यूशन, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ऑल्सो कुछ ग्लोबल डाटा पे भी डिस्कस करेंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि इंडिया का एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लेकर रिसेंटली जो रैंक आया है वो क्यों प्रॉब्लमेटिक है, राइट। देन उसके बाद हमारे पास 2 मैप हैं, दैट मीन्स प्लेसेस इन न्यूज। एक हमारे पास है फिलीपींस को लेकर, और दूसरा मैप है हमारा अल्जीरिया को लेकर। अल्जीरिया की एक यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली हमारी प्रेसिडेंट को बेसिकली एक डिग्री जो है उससे सम्मानित किया है, दैट्स वाई ये न्यूज में था, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट आर्टिकल के साथ। तो एक फोटो वायरल हुआ जयशंकर जी का, जिसमें वो पाकिस्तान के जो पीएम है उनके साथ हैंडशेक कर रहे थे, एंड एक वीडियो वायरल हुआ जहाँ पे बेसिकली खाना खाते हुए एक इनफॉर्मल सी मीटिंग जो है देखी गई। और साथ में ये भी देखा गया ना तो इंडिया ने और ना ही पाकिस्तान ने एक दूसरे को इन्हीं दूसरे मुद्दों को लेकर ब्लेम किया है। तो एससीओ के अंदर मतलब एक रिलेशनशिप जो इंडिया और पाकिस्तान के बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो गए थे, थोड़ा सा उनके अंदर जो है एक सामान्य सी एक आप कह सकते हैं सिचुएशन देखने के लिए मिल रही है। वेल, बात करते हैं एससीओ की। इसको 2001 में स्टैब्लिश किया गया था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग चाइना में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बेसिकली ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और इंटरनेशनल सिक्योरिटी साथ में डिफेंस को लेकर बनाया गया एक ऑर्गेनाइजेशन है, और एट प्रेजेंट इसमें 10 मेंबर हैं। इसको जो है भारत और पाकिस्तान ने 2017 में ज्वाइन किया था, ईरान ने 23 में इसको जो है बेसिकली ज्वाइन किया है, और बेलारूस ने इसको 24 में ज्वाइन किया है। तो रिसेंटली जिन कंट्रीज ने एज अ मेंबर एससीओ को ज्वाइन किया है, यू शुड रिमेंबर द नेम। इसके बाद बेसिकली अगर हम बात करें तो एससीओ के अंदर कुछ की इनिशिएटिव्स हैं। जैसे एक है आपका रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान भी एससीओ का मेंबर है। तो अगर टेररिस्ट स्ट्रक्चर एक है, दैट मीन्स ये इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ पर है, ताशकंद उज्बेकिस्तान के बेसिकली इसका जो है एक तरीके से हेडक्वार्टर आरएटीएस का बनाया गया है। साथ में बिजनेस वगैरह को लेकर एससीओ का एक बिजनेस काउंसिल एंड इंटरबैंक कंसोर्टियम भी है, जो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए काम करता है। साथ में एक आपका जो है यूथ काउंसिल भी है, जो कि बेसिकली यूथ डेवलपमेंट के लिए और एक पीपल टू पीपल एक्सचेंज के लिए जो है यहाँ पे काम करता है।
अगर हम बात करें एसईओ का इंडिया के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, राइट? तो सबसे पहली बात तो आप देखोगे, इंडिया एसईओ के माध्यम से सेंट्रल इंडिया में अपना एक प्रेजेंस बना पाता है, क्योंकि एसईओ के अंदर जो आपका उज्बेकिस्तान है, राइट, आपका जो बेसिकली तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ये वाले जो कंट्रीज हैं ये भी एसईओ के मेंबर है, यानी कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज। तो एसईओ के अकॉर्डिंगली हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक अपना एक प्रेजेंस यहाँ पे बना पाते हैं। इसके अलावा एससीओ कंट्रीज के साथ जो इंडिया का ट्रेड है दैट इज डूइंग वेरी गुड। अगर आप देखोगे तो 2022 में ये करीब 121 बिलियन डॉलर के आसपास था। इसके अलावा जो आपका कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है, these two central asian countries are very important when we talk about natural resources such as आपका natural gas, oil and uranium is very important for न्यूक्लियर पावर, राइट, इसको ध्यान रखिएगा। देन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इंडिया एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को लेके काम कर रहा है, ताकि बेसिकली अपने सेंट्रल एशिया के अंदर जो भी हम ट्रेड या ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसकी कॉस्ट को 30% कम कर दें, और जिसकी वजह से ट्रेड को सिग्निफिकेंटली बूस्ट कर दें। तो ये जो हमारा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, इसमें इंडिया और रशिया सम अदर कंट्रीज के साथ मिलकर एक न्यू कॉरिडोर डेवलप करने का ट्राई कर रहे हैं। इसका गूगल मैप आप देख सकते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जहां पर डिसएग्रीमेंट है। फॉर एग्जांपल, इंडिया का पाकिस्तान के साथ और इंडिया का चाइना के साथ बॉर्डर जो है एक डिसएग्रीमेंट चलता है, इसलिए तजाकिस्तान और किर्गिस्तान के भी कुछ इश्यूज बॉर्डर पे चलते हैं। काउंटर टेररिज्म को लेकर भी लाइक एवरी कंट्री हैज अ डिफरेंट डेफिनेशन। जैसे पाकिस्तान और इंडिया टेररिज्म की सेम डेफिनेशन पर कभी एग्री नहीं करते हैं, राइट? इसके अलावा वाटर रिसोर्सेज को लेकर भी इश्यूज हैं, राइट? चाइना और इंडिया, भारत और पाकिस्तान। इसी तरीके से अगर आप देखोगे कि बेसिकली जब से तालिबान पिक्चर में आ गया है, राइट, तो तालिबान का सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक जो एक इन्फ्लुएंस है, और उसकी वजह से एक इनस्टेबिलिटी जो है एससीओ के अंदर भी देखने को मिल रही है। तो एक्चुअली दीज आर सम चैलेंजेस जो इंडिया एससीओ में फेस करता है, और मे बी जो एससीओ एज अ ऑर्गेनाइजेशन फेस करता है। इन अ मीन्स आंसर राइटिंग आपके लिए दो हेडिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एंड द प्रीवियस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, राइट? फिर यहाँ पे एक वे फॉरवर्ड है कि कैसे हम जो है एससीओ के अंदर एक मोर आप कह सकते हैं कॉपरेशन को फोस्टर कर सकते हैं। यू कैन हैव अ लुक ऑन इट। सो दिस इज अबाउट एसईओ। आने वाले टाइम में न्यूज़पेपर में बहुत सारे ऐसे एडिटोरियल्स आएंगे जहाँ पे एसईओ इंडिया इन रिलेशनशिप को लेकर आर्टिकल्स होंगे, तब हम इन सभी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट? चलिए, इफ दिस इज ओके, हम मूव ऑन करते हैं अपने सेकंड आर्टिकल की तरफ। और इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक्सप्लेन्ड सीरीज के अंदर बोन ऑसिफिकेशन को लेकर एक आर्टिकल यहाँ पे आया है। बोन ऑसिफिकेशन क्या है? इट्स अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ योर बॉडी, जहां पे आपकी बॉडी के अंदर जो बोन्स हैं वो फॉर्म होते हैं एंड स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं। यानी कि जो मदर का वर्म होता है वहीं से आपकी बॉडी के अंदर जो बोन ऑसिफिकेशन है उसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और ये तब तक चलते रहता है जब तक आप एक मेच्योर अडल्ट नहीं बन जाते हो। दैट इज बोन ऑसिफिकेशन, राइट? तो आप कह सकते हैं कि बोन के फॉर्मेशन का ये एक क्या है, नेचुरल प्रोसेस है, राइट? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई? क्योंकि हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? बेसिकली यहाँ पर अलग अलग स्टेजेस के अंदर अलग अलग बोन्स जो है वो फॉर्म होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो एक नेचुरल प्रोसेस है, सब में सेम होती है। तो हम बोन ओसिफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू किसी पर्सन की एज के बारे में पता कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से वी हैव दिस चार्ट कि लाइक 5 ईयर में आपका जो ये वाला बोन है ये कंप्लीटली डेवलप होकर स्ट्रॉन्ग हो जाता है। देन आपका 10 ईयर की एज में ये वाला बोन जो है इतना डेवलप हो जाता है। तो यू हैव दिस चार्ट कि कौन सी एज में कौन सा जो बोन है वो किस डेवलपमेंटल स्टेज में होगा। तो अगर मुझे किसी की एज को डिटरमाइन करना है तो मैं बोन ऑसिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा एक्सरेज वगैरह करके उनकी बोन्स का एक अपने पास जो है रिकॉर्ड रख लूंगी।
देन आई कैन मैच इट टू द चार्ट, और उससे मुझे पता चल जाएगा कि बोन जिस डेवलपमेंटल स्टेज में थे वो किस एज के इंसान के अंदर होता है, एंड देन आई कैन डिटरमाइन एज, राइट। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो आप कह सकते हैं कि बेसिकली जैसे एक्सरेज है वो किया जाता है कुछ स्पेसिफिक बोन्स का, राइट, जैसे आपके हैंड और रिस्ट का, और फिर उनको कंपेयर किया जाता है एक स्टैंडर्ड बोन डेवलपमेंट से, राइट है, और उससे अप्रोक्सीमेट एज यहाँ पे पता कर ली जाती है। तो इसका लॉ के अंदर क्या यूज है? सो इफ देर इज अ केस पेंडिंग बिफोर द कोर्ट, जहाँ पे किसी पर्सन ने मान लीजिए कोई भी ऐसा एक क्राइम किया है कि उस क्राइम में ये बहुत मैटर करता है कि उस पर्सन की एज कितनी है, क्योंकि आपकी कंट्री में जो बिलो 18 ईयर की एज के बेसिकली लोग होते हैं उनको एज ए जुवेनियल ट्रीट किया जाता है। अगर 18 साल से ऊपर हो दैट मीन्स यू आर अडल्ट, और आपको एक पनिशमेंट वाला जो हमारे लॉ का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली यहाँ पे दिया जाएगा। बट अगर आप जुवेनियल हो यानी कि 18 साल से कम उम्र है, तब पनिशमेंट नहीं, रिफॉर्मेटिव बेसिकली एक बिहेवियर चेंजेस पे ध्यान दिया जाता है। तब यहाँ पर जो जुवेनियल जस्टिस बोर्ड होगा वो फिर आपके केस की सुनवाई करेगा। दैट मीन्स इन द लॉ द एज इज अ वेरी क्रूशियल फैक्टर। तो समटाइम्स क्या होता है कि जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते, तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है किसी की एज को डिटरमाइन करना, राइट। निर्भया केस में भी ऐसा ही हुआ था। तो यहाँ पर बोन ऑसिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा उस पर्सन की एज को डिटरमाइन किया जा सकता है, एंड इट्स द पॉइंट वेयर द लॉ एंड द बेसिकली मेडिकल साइंस कनेक्ट्स टुगेदर, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए बेसिकली हमारे पास क्या है कि अगर आपका जो एज है वो 18 से नीचे है यानी कि आप एक माइनर हो, तो नॉर्मल कोर्ट में ही जुवेनियल जस्टिस बोर्ड जो है वो बेसिकली यहाँ पर आपके पूरे मामले को देखेंगे, और अगर आप गिल्टी पाए जाते हो तो रिहैबिलिटेशन पे फोकस किया जाता है, ना कि पनिशमेंट पर, राइट है। और बेसिकली कई बार हम ये भी देखते हैं अगर कोई हीनियस क्राइम हुआ है, अगर कोई बहुत ही भयावह अपराध हुआ है, तो 16 से 18 साल की उम्र के बेसिकली पर्सन को भी एक मैच्योर अडल्ट की तरह ट्रीट किया जा सकता है, बट ये भी डिपेंड करता है जुवेनियल जस्टिस बोर्ड पर। सो एज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बोन ऑसिफिकेशन से बेसिकली हम इसका बारे में पता कर सकते हैं। तो देखो जो आपका जुवेनियल जस्टिस एक्ट है वो ये कहता है कि सबसे पहले तो जो स्कूल या फिर बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं उनको देखा जाएगा, और ऑसिफिकेशन टेस्ट केवल एक लास्ट रिजोर्ट होगा तब जब किसी भी तरह का कोई वैलिड डॉक्यूमेंट अवेलेबल ना हो। इफ यू हैव अ डॉक्यूमेंट स्कूल का है या बर्थ का है, राइट, और आपने वो प्रेजेंट कर दिया कोर्ट के सामने, तब कोई कितनी भी डिमांड कर ले बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट की कि दैट डॉक्यूमेंट भाई जो है वो शायद गलत हो सकता है, नहीं, कोर्ट कहती है कि डॉक्यूमेंट है, वी विल रिलाई ऑन द डॉक्यूमेंट, अगर नहीं है तभी एक लास्ट रिजोर्ट होगा। तो ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया जा चुका है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। मूव ऑन करते हैं अपने थर्ड आर्टिकल की तरफ, दैट इज ग्रीन वॉशिंग गाइडलाइंस। ग्रीन वॉशिंग पर यूपीएससी प्रीलिम्स में ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है, तो उसको थोड़ा सा समझते हैं। व्हाट इज ग्रीन वॉशिंग? बेसिकली डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस होती हैं, डिसेप्टिव मतलब धोखा देने वाली। हाउ? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बेसिकली आप ये देखोगे कि अगर कोई कंपनी एक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाकर कंज्यूमर से ये प्रॉमिस कर रही है दैट आवर प्रोडक्ट इज इको फ्रेंडली, बट इन रियलिटी द प्रोडक्ट इज नॉट इको फ्रेंडली, और मे बी नॉट टू दैट मच एक्सटेंट एज कंपनी क्लेम्ड, तो यहाँ पे वो कंज्यूमर्स को ल्योर करने में कंपनी को हेल्प मिल जाएगी जो एनवायरमेंट को लेकर अवेयर हो चुके हैं, जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को ही परचेज करना चाहते हैं। बट इन रियलिटी कंपनी ने बस ग्रीन वॉश कर दिया है, यानी कि शायद उसके एडवर्टीजमेंट ऐसे हैं, उसने अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग इस तरीके की कर दी है जिससे वो लगता इको फ्रेंडली है, बट वो इको फ्रेंडली नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंपनी अपनी डीजल कार को लेकर एक क्लेम करे कि हमारी जो डीजल कार है वो पॉल्यूशन बहुत कम करती है, दैट्स व्हाई आवर डीजल कार इज इको फ्रेंडली, और कुछ कंज्यूमर्स उसको परचेज कर लेते हैं,
लेकिन बाद में पता चलता है कि जो स्टैंडर्ड पॉल्यूशन के एमिशन को लेकर हमारे पास गाइडलाइंस थे, उससे भी ज्यादा पॉल्यूशन उनके कार जो है इन रियलिटी करते हैं। दैट मीन्स उस कंपनी ने अपने कार वाले प्रोडक्ट का जस्ट एक ग्रीन वॉशिंग कर दिया था टू एक्चुअली अट्रैक्ट द कस्टमर्स। ये होता है ग्रीन वॉशिंग, और ये सिर्फ कंपनीज नहीं करती, कई बार गवर्नमेंट्स भी कर देती हैं, राइट है। और यहाँ पे कुल मिलाकर वैसे डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस कंपनीज के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा या गवर्नमेंट्स के द्वारा किए जाते हैं, जो उनके प्रोडक्ट, सर्विस या प्रैक्टिस को लेकर फॉल्स या फिर एग्जीग्रेट जो है बेसिकली यहाँ पे क्लेम करते हैं कि भाई हमारी ये जो चीजें हैं ये क्लाइमेट फ्रेंडली है या फिर इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। ठीक है, तो ये वैसे ही है, मान लीजिए मैं आपको कोई एक प्रोडक्ट दे रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल any makeup thing, maybe a lipstick, right, just for say। तो लिपस्टिक में कई बार ऐसे मतलब कंसर्न्स आते हैं कि उसके अंदर लेड एंड कुछ मेटल्स वगैरह का एक रहता है, इन्वायरमेंट के लिए ठीक नहीं है, ह्यूमन हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। बट मैं क्या करूँ, आपका लिपस्टिक का जो पूरा पैकेजिंग है वो ग्रीन कर दूं, कुछ ग्रीन प्लांट वगैरह बना दूं, और जो मॉडल्स भी मैं यूज करूँ उनको भी थोड़ा ग्रीन एनवायरनमेंट के अंदर नेचर के साथ थोड़ा केयर करते हुए दिखा दूं, एंड एक टैगलाइन आ जाए कि वी केयर फॉर द नेचर, वी केयर फॉर यू, राइट। एंड फिर थोड़ा सा उस प्रोडक्ट को एक इस तरीके से हाईलाइट किया जाए at every possible way कि इट्स अ ग्रीन प्रोडक्ट, राइट, इट्स अ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, और लोग उसको परचेज कर लेते हैं। एंड देन बाद में पता चला, कभी टेस्ट हुआ कि अरे भाई इसके अंदर तो लेड भी काफी था, और बेसिकली इस लिपस्टिक को बनाने का जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है उसमें तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है जो कि कोल से आ रही है, अल्टीमेटली आपका एमिशन हो रहा है, इट्स नॉट अ ग्रीन प्रोडक्ट। तो ये जो भी कंपनी ने यहाँ पे किया वो ग्रीन वॉशिंग था, बस ये है ग्रीन वॉशिंग। इस कॉन्सेप्ट को आपको थोड़ा सा यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है, राइट है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो क्लेम किए जाते हैं या तो बेसिकली वो अनसब्सटेंशिएट होते हैं, यानी कि आप उनको किसी एविडेंस के थ्रू प्रूव नहीं कर सकते, या फिर मिसलीडिंग होते हैं। मतलब बेसिकली क्या किया जा रहा है, एक तरीके से आपका जो कंपनी है या तो झूठ बोल रही है साफ साफ, या जो भी थोड़ा बहुत उन्होंने काम किया उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के, यानी कि एग्जैगरेट करके जो है बेसिकली आपको यहाँ पे बता रही है। ओके, अब यहाँ पे बेसिकली ग्रीन वॉशिंग के कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे एक मैंने बताया था आपका जो वॉक्सवैगन है, 2015 में उन्होंने अपने डीजल व्हीकल के साथ ऐसा ही किया था। कोको कोला ने भी बोला था कि उनके जो प्लास्टिक के बोतल्स है वो 100% रिसाइक्लेबल है, लेकिन प्लास्टिक प्रोडक्शन की वजह से कितना एनवायरमेंटल हार्म होता है ये उन्होंने बेसिकली यहाँ पे नहीं बताया। और इसी तरह जो आपका ब्रिटिश पेट्रोलियम है, उन्होंने भी कहा कि वी हैव सो मेनी इनिशिएटिव्स जो हम रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर कर रहे हैं, बट इन रियलिटी वो यहाँ पे फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन पे जबरदस्त रूप से काम कर रहे थे। तो दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ ग्रीन वॉशिंग, राइट, इसको ध्यान रखिएगा और इसको आप यूज कर सकते हो। इससे होता क्या है, कंज्यूमर को मिसलीड किया जाता है, एक ट्रस्ट का यहाँ पे इरोजन होता है, राइट है। और जो जेन्युइन सस्टेनेबिलिटी को लेकर कुछ लोग एफर्ट्स कर रहे हैं, या तो वो एफर्ट्स हाईलाइट ही नहीं हो पाते, राइट, या फिर उन एफर्ट्स पे भी आपका ट्रस्ट नहीं बन पाएगा, आपको लगेगा दे आर डूइंग सेम जो हर कोई कर रहा है, एंड इन्वायरमेंटल हार्म होता है। इन एक्चुअल इन रियलिटी तो यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर द इन्वायरमेंट ना, बट आपका इन्वायरमेंट तो यहाँ पे हार्म हो रहा है, राइट। तो ये वाली चीज है। बेसिकली फिर यहाँ पे कुछ एडवर्टाइजिंग गाइडलाइंस है ताकि ग्रीन वॉशिंग को प्रिवेंट किया जा सके। जैसे जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है इन इंडिया, राइट, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे रिलीज किए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी कंट्री इको फ्रेंडली या सस्टेनेबल वर्ड्स यूज करती है फॉर देयर प्रोडक्ट एंड सर्विस, दे हैव टू प्रोड्यूस सम एविडेंसेस, दे हैव टू बैक इट अप विद सम क्रेडिबल इंफॉर्मेशन और सर्टिफिकेशन, राइट। इसके अलावा यहाँ पे ये भी बोला गया कि भाई जो इन्वायरमेंटल क्लेम्स है वो जो कम्युनिकेट किए जाए बहुत सिंपल और बहुत ही कंज्यूमर फ्रेंडली लैंग्वेज में कम्युनिकेट किया जाए, गोल गोल घुमाने वाली लैंग्वेज यूज नहीं करनी है ताकि फिर आप लूप होल्स निकाल लो वहां से। एंड बेसिकली फिर ये भी बोला गया कि ये जो गाइडलाइंस है ये सारे मैन्युफैक्चरर्स पे अप्लाई होंगे, सर्विस प्रोवाइडर्स पर, ट्रेडर्स पे, इवन एडवर्टीजमेंट एजेंसीज पर, ठीक है। तो ये मतलब कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे दिए गए हैं। इसका एक वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, सबसे पहले तो जो गाइडलाइंस है उनका बहुत ही स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट हो। दूसरा, हमें कंज्यूमर को अवेयर करने पड़ेगा कि जैसे हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती,
इन अ सिमिलर मैनर हर ग्रीन पैकेजिंग इको फ्रेंडली नहीं होती। एंड थर्ड, बेसिकली हमें यहाँ पे थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन को एक तरीके से प्रमोट करना चाहिए कि इफ यू आर सेइंग समथिंग देन आपके पास एक थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन होना चाहिए टू सर्टिफाइड योर क्लेम्स, राइट? तो जाके जो है ग्रीन वॉशिंग जैसी चीजों को प्रिवेंट किया जा सकता है। मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर, वर्ल्ड फूड डे 2024। तो रिसेंटली मैंने आपको बताया 16 अक्टूबर को हमने वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट किया, जिसकी थीम थी राइट टू फूड फॉर अ बेटर लाइफ एंड फॉर अ बेटर फ्यूचर, राइट? अब बेसिकली एक्सेस टू फूड क्या होता है कि खाना मिल गया दैट्स इट? नो, कुछ कीवर्ड्स याद रखिएगा। एक तो सफिशिएंट फूड मिलना चाहिए, सेफ होना चाहिए, आपका न्यूट्रिशियस होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, राइट? तब माना जाता है कि एक्सेस टू फूड है। खाना तो है, ऐसे तो इंडिया इज अ एग्रीकल्चर पावर, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड फूड टू आर एवरी सिटीजन, राइट? दैट मीन्स एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड इज समथिंग एल्स, इट्स नॉट समथिंग कि बस फूड प्रोड्यूस कर दिया और मार्केट में है। इट शुड बी सेफ, इट शुड बी अफोर्डेबल, एक्सेसिबल टू ऑल, और बेसिकली न्यूट्रिशियस भी होना चाहिए, राइट? क्योंकि हंगर का मतलब सिर्फ कैलोरी भरने से नहीं है, यहाँ पर आपकी बॉडी को जो वाइटल विटामिन एंड प्रोटीन्स एंड अदर मिनरल्स हैं वो भी मिलने चाहिए। दैट इज एक्सेस टू फूड। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, याद रखिएगा। देन बेसिकली डायमेंशंस क्या है भाई? आपका फिजिकल अवेलेबिलिटी हो, लोकल मार्केट्स में फूड होना चाहिए, इकोनॉमिक अवेलेबिलिटी हो, लोगों की परचेसिंग पावर के अंदर होना चाहिए, एंड सोशल एक्सेस हो। फूड मस्ट बी एक्सेसिबल टू ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, है ना? कोई भी ऐसे भेदभाव टाइप चीजें नहीं हो, तब ये बेसिकली यहाँ पे माना जाएगा। लेकिन आज कल के टाइम पे कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं कि जो बेसिकली अगर हेल्दी डाइट है तो ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड उसके प्राइस बढ़ रहे हैं। यानी कि कल से अगर आप डिसाइड कर लो आई वांट टू हैव अ वेरी हेल्दी डाइट, देन यू शुड स्पेंड सम मोर बक्स। क्यों? क्योंकि महंगा है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इसके अलावा ये भी देखा गया कि जैसे जैसे हम एग्रीकल्चर में उन वेराइटीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं जिन वेराइटीज का यील्ड ज्यादा होता है, मतलब मुझे पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी ज्यादा मिल रही है, तो प्रोडक्टिविटी तो ज्यादा मिल गई आपको, चावल और गेहूं तो ज्यादा मिल रहे हैं, बट द न्यूट्रिशियस कंटेंट इन योर क्रॉप्स इज गेटिंग लेसर एंड लेसर। यानी कि जैसे जिंक है आपके बेसिकली फूड के अंदर, आपका आयरन का लेवल है वो बहुत ज्यादा ड्रॉप हो रहा है। तो इंडियन एग्रीकल्चर का जो हमारा रिसर्च करने वाला काउंसिल है, राइट, आईसीएआर, उन्होंने ये बताया कि यील्ड हाई करने के चक्कर में हमारी न्यूट्रिशियस क्वालिटी जो है डाउन हो गई है। दैट मीन्स अगेन खाना होने के बावजूद भी आपकी पॉपुलेशन एक हेल्दी डाइट अचीव नहीं कर पा रही है। देन यहाँ पे कुछ डाटा की बात करते हैं। ग्लोबली कुछ 757 मिलियन पीपल जो है वो अंडर नरिश्ड है, राइट है, और करीब वर्ल्ड की 9.4% पॉपुलेशन ऐसी है जो किसी ना किसी तरीके से हंगर को एक्सपीरियंस कर रही है इन टुडेज वर्ल्ड, राइट? वहीं पे अगर हम बात करें हाईएस्ट परसेंटेज आपको दिखाई देगा अफ्रीका में, देन एशिया, देन लैटिन अमेरिका। लेकिन अगर एब्सोल्यूट नंबर की बात करोगे तो एशिया में सबसे ज्यादा हंगर है, राइट? इसको ध्यान रखिएगा। इंडिया की बात कर लेते हैं, तो हमारा जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस था उन्होंने बताया इंडिया की आज भी 3.2% पॉपुलेशन ऐसी है जिनको मिनिमम पर मंथ जो 60 मील की रिक्वायरमेंट है वो भी अचीव नहीं होती। 2 वक्त की रोटी आज भी नहीं मिल रही है, भले आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच गए, राइट है। इसके अलावा यहाँ पे हंगर की बात अगर हम करें तो रीजन क्या क्या है, क्यों आज भी हमारी कंट्री में हंगर है? सबसे पहली बात तो इकोनॉमिक जो है इनइक्वालिटी, मैंने बताया न्यूट्रिशियस फूड आपका जो है महंगा होता जा रहा है। लाइक नॉट अ मिडिल क्लास फैमिली कैन बाय फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑन अ डेली बेसिस। अगर एप्पल की बात करो 2 kg 200 रुपीज पर केजी, राइट? इट्स कॉस्टली मैन, यू जस्ट कांट हैव ऑन एवरी डे, राइट? तो वो वाली चीज है। हाई फूड कॉस्ट है। अगर आज के टाइम पे देखें तो हमारी मॉनसून की अनप्रिडिक्टेबिलिटी की वजह से, सप्लाई चेन इश्यूज की वजह से हमारी जो इंडियन मार्केट है उसमें जो फूड इन्फ्लेशन है वो 6% से 9% पहुंच चुका है, आरबीआई का डाटा है, राइट? तो ये रीजन है। अनहेल्दी डाइट्स है। हमारे जो लो इनकम बेसिकली एक तरीके से फैमिलीज है,
वो भी अनहेल्दी डाइट्स कंज्यूम कर रहे हैं बिकॉज दे डोंट हैव मनी। जो रिच फैमिलीज हैं वो भी अनहेल्दी डाइट्स कंज्यूम कर रहे हैं बिकॉज दे आर बंजिंग ऑन जंक फूड्स, राइट, वो जंक फूड यहाँ पे खा रहे हैं। देन यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का इशू है। इंडिया के अंदर मार्जिनल फार्मर्स बहुत ज्यादा है, लाइक इंडिया के जितने भी टोटल फार्मर्स हैं उनमें 80 to 90% जो फार्मर्स हैं उनके पास आपका 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, दैट मीन्स दे आर मार्जिनल फार्मर। इतनी छोटी सी जमीन के टुकड़े पे आप क्या कल्टीवेट करोगे जो आप ही के जीवन निर्वाह के लिए काम कर पाएगा, नॉट फॉर द मार्केट, राइट। तो इसीलिए क्या आता है, प्रोडक्टिविटी के इशू आते हैं यहाँ पे। और जो मार्जिनल फार्मर्स हैं वो यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू मशीनरी जो है उसका यूज एग्रीकल्चर में नहीं कर पाते। तो आज भी जो आदम बाबा के जमाने के तरीके थे उसी से खेती हो रही है, जबकि दुनिया, क्लाइमेट, हर चीज बदल चुकी है। तो फिर आपका एग्रीकल्चर तो तबाह होगा ही, और वही हो भी रहा है, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। तो मतलब मार्जिनल जो फार्मर्स हैं दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर जमीन का बंटवारा हो जाता है, राइट, हर आने वाली जनरेशन के बाद। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के द्वारा कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं? सबसे पहली बात तो नेचुरल रिसोर्सेज का डिग्रेडेशन हो रहा है, ग्राउंड वाटर, आपका बेसिकली सॉइल की प्रोडक्टिविटी, ये यहाँ पे हैम्पर हो चुके हैं। आपकी फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स हैं, अगेन एक पापा के 2 बच्चे जमीन बटेगी, 2 बच्चों के 2 2 बच्चे जमीन बटेगी, तो बचा ही क्या, राइट, दैट मीन्स। देन मार्केट एक्सेस इश्यूज है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, तो फार्म टू बेसिकली मार्केट पहुंचने में बहुत सारा फूड वेस्टेज भी हो जाता है, तो फूड वेस्टेज बहुत ज्यादा है, राइट। एंड देन क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसकी वजह से पूरा एग्रीकल्चर जो है यहाँ पे सफर कर रहा है। इसके बाद बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, रिसेंटली आया है। एंड इंडिया में काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का भी और इंडियन गवर्नमेंट का भी। हंगर इंडेक्स का क्रिटिसिज्म इसलिए हुआ है कि आपने प्रॉपर डाटा यूज नहीं किया, राइट। और इंडिया का क्रिटिसिज्म इसलिए हुआ है कि आज इतने टाइम के बावजूद भी आपके ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे इतनी बुरी रैंक आई है। तो कौन रिलीज करता है? 2 यूरोपियन एनजीओ है, राइट है। एक कंसर्न वर्ल्ड वाइड है और एक आपका बेसिकली वतंगर हेल्थ लाइफ है, उनके द्वारा किया जाता है। 127 नेशन को कवर करते हैं और इसमें इंडिया की जो रैंक है वो 105 है। और ये ग्लोबली हंगर को मेजर करते हैं, राइट है। कौन कौन से कंपोनेंट पे अंडर नरिशमेंट, अंडर नरिशमेंट मतलब आपके अंदर जो न्यूट्रिशन होना चाहिए था वो सफिशिएंट नहीं है। आपका बेसिकली चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, दैट मीन्स आपकी एज और आपकी जो हाइट है और आपका जो वेट है वो प्रॉपर नहीं है। एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, यानी कि 5 साल के हैप्पी बर्थडे से पहले कितने बच्चों की डेथ हो जाती है। अगर हम बात करें तो बेसिकली इसमें अगर स्कोर आपका कुछ 18.8 तक आ रहा था तो मामला जो है मॉडरेट पर रह रहा था। लेकिन जो इंडिया की रैंक आई है वो बेसिकली 105 आई है। तो इंडिया के अंदर जो प्रॉब्लम है वो सीवियर बताई गई है, राइट है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे परेशान है। सबसे ज्यादा वर्स्ट हिट कंट्रीज है आपकी सोमालिया एंड यमन, राइट, इसको ध्यान रखिएगा। और माना जाता है कि कुछ लोग तो इतनी हंगर की एज पे हैं कि एक मतलब वहां पर एक अकाल पड़ सकता है, वैसे वाला हाल यहाँ पे है। देन इंडियन पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि उसको सीरियस कैटेगरी की हंगर में रखा गया, कुछ डाटा दिया गया, यू कैन हैव अ लुक ऑन इट, राइट। सो यस, दिस इज इट। देन इसके बाद कौन कौन से गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं जो हंगर को टैकल करने के लिए चलाए जा रहे हैं? फर्स्ट, द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, करीब 80 करोड़ फैमिलीज को इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉमिस दिया गया है दैट फूड इज योर राइट एंड वी विल प्रोवाइड यू द फूड। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पे फूड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो पीडीएस और आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। देन स्कूल्स के अंदर मिड डे मील स्कूल जो है एक तरीके से फूड प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना है जहाँ पे जो एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर है, राइट है, उन लोगों के लिए एक्स्ट्रा जो है बेसिकली व्हीट वगैरह गवर्नमेंट प्रोड्यूस करा रही है। कोविड-19 पेंडेमिक में भी इसको शुरू किया था। एंड फोर्टिफिकेशन राइट्स, कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया है। इंडियन गवर्नमेंट का मानना ये है अभी 2024 से लेकर 2028 तक हम जो फोर्टिफाइड राइस है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक पहुंचाएंगे। और ये राइस को ही हमने क्यों ऐसा करने का सोचा है, क्योंकि राइस इंडिया का एक स्टेपल फूड है। तो हम इस राइस के अंदर ही जो हमारे बेसिकली जिंक है, फॉलिक एसिड है, आयरन है, इन जैसे बेसिकली एलिमेंट्स को मिक्स एंड मैच कर देंगे।
देन वो वाला चावल जब पॉपुलेशन कंज्यूम करेगी तो उनके जो माल न्यूट्रिशन के पैरामीटर्स है वो यहाँ पे इम्प्रूव होंगे। तो फोर्टिफाइड राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना। एंड देन एक वे फॉरवर्ड यहाँ पे बता रखा है, उसको देख लेना। बट हाँ, इनके नाम आपको याद होने चाहिए, मीन्स आंसर रेटिंग में बहुत हेल्प आपको कर देगा। मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट वाले आर्टिकल की तरफ। तो फिलीपींस, तो मैंने बताया था कि ताइवान के आसपास चाइना की तरफ से एक ड्रिल जो है बेसिकली स्टार्ट की जा चुकी है। तो यहाँ पे इसीलिए यूएस और फिलीपींस ने भी कुछ वॉर गेम्स लॉन्च कर दिए हैं। तो यहाँ पे ना लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपका आसियान कंट्रीज है और यहाँ पे ये आपको फिलीपींस दिखाई दे जाएगा, राइट, साउथ ईस्ट एशिया। और ये आपका यहीं पे जो है साउथ चाइना सी आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा मैप को देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जो मैप न्यूज में है वो है अल्जीरिया। तो आपकी जो प्रेसिडेंट है उनको अल्जीरिया की यूनिवर्सिटी की तरफ से एक ऑनरेरी डॉक्टरेट जो है दिया गया है। अल्जीरिया की बात करें तो आपको ये बहुत ही आराम से यहाँ पे अफ्रीका जो आपका कॉन्टिनेंट है यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। टूनिशिया, लीबिया, नाइजर, माली, मोरानिया, आपका बेसिकली वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, ये कुछ कंट्रीज इसको बॉर्डर करते हैं। देन देयर इज अ मेडिटेरियन सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपका फिर अटलांटिक ओशियन आ जाता है। देन वी हैव सम इंफॉर्मेशन जो आप यहाँ पे देख सकते हो। सो यस, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, राइट। एंड हमारे डेली करंट अफेयर प्रोग्राम को ज्वाइन आपने अगर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, राइट है, उसको जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।